गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? क्या स्थिति है प्रिपरेशन की? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी चल रही होगी और इस बार सिलेक्शन ले लेना है। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी वीडियो को जिसको भी देखिए, आप कंप्लीट देखिए। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। वीडियो कंप्लीट देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 10th लेक्चर कंप्लीट किया था और उसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिस्कस हो गया था। इस चैप्टर का आज सबसे आखिरी लेक्चर है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे आखिरी हेडिंग है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जितना एनसीईआरटी में लिखा है बस उसी में से कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हम अंडरलाइन करा देंगे, वही पॉइंट्स आप याद रखिएगा और उसी से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। जैसे सबसे पहला सवाल ये है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में जो सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में यही क्वेश्चन सबसे काम का है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च्ड इन, तो आंसर क्या देंगे? 1990 में, एक क्वेश्चन। दूसरा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया था तो इसकी एस्टिमेटेड कास्ट निकाली गई थी, कितनी? $3 पर बेस पेयर। तो अगर कंप्लीट बेस, जितने बेस हैं 3:9 बेस पेयर हैं, अगर उसकी कास्ट निकालेंगे तो लगभग 9 बिलियन US$ आएगी, ठीक है। यदि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे और जो भी डाटा मिलेगा उसको अगर हमको स्टोर करना है और किसी बुक फॉर्म में स्टोर करना है तो क्या होगा? तो हमको चाहिए 3300 बुक्स, और 3300 बुक्स में से किसी एक बुक में कितने पेज होंगे? 1000 पेज होंगे। और किसी एक पेज पर कितने लेटर होंगे? तो आंसर देंगे 1000 लेटर होंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या मिलेंगे। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो कहोगे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी, जिसको कहते क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एक ये पॉइंट। फिर आएगा गोल, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है? तो गोल देखो क्या है। पहला गोल ये है कि आइडेंटिफाई करना है लगभग सभी, कितने? 20,000 से 25,000 जीन को, एक हमारा टारगेट ये है। दूसरा टारगेट है कि हमको डिटरमाइन करना है सीक्वेंस, कितने? लगभग 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर, दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट है कि डाटा को स्टोर करना है डाटाबेस के फॉर्म में, बाद में उसको इम्प्रूव करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है अदर सेक्टर में। इस बात को भी ध्यान देना है कि इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज कौन से हैं, उनको भी हमको रिजॉल्व। तो मेन ये दो चीजें हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने सालों के लिए था? तो 13 ईयर प्रोजेक्ट था। इसको किसने कोऑर्डिनेट किया था? तो कहेंगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। शुरुआती ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वेलकम ट्रस्ट भी मेजर पार्टनर था, साथ में कुछ और कंट्रीज जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना वगैरह थी, ठीक है। प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? तो याद रखिएगा 2003 में कंप्लीट हुआ, ठीक। और फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो कुछ विशेष सवाल नहीं है। कुछ और क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन मिलेंगे नॉन ह्यूमन मॉडल, कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल हैं जिनकी सीक्वेंसिंग की गई है?
तो आप आंसर देंगे कि बैक्टीरिया की गई है। ईस्ट, बैक्टीरिया की ईस्ट की सीक्वेंसिंग की गई है। चीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, इसकी डीएनए की भी सीक्वेंसिंग की गई है। ये क्या है? ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। ड्रोसोफिला की भी की गई है। ये क्या है? फ्रूट फ्लाई है। कुछ प्लांट की भी की गई है, जैसे राइस की गई है, और अरेबीडोप्सिस की भी की गई है। ठीक है, ये जो मेथडोलॉजी है, यहाँ दो बातें आपको समझनी है, तो दो बातें हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको आगे क्लियर कर लेते हैं। अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें या ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें, तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के दो अप्रोच हैं। यहां दो अप्रोच हैं। और दो अप्रोच कौन सी हैं? तो एक अप्रोच है सीक्वेंस एनोटेशन, एक अप्रोच है सीक्वेंस एनोटेशन। अब ये अप्रोच क्या है? तो लिखा हुआ है कि जब कभी होल जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाए, क्या है? सीक्वेंसिंग करें होल जीनोम। होल जीनोम की सीक्वेंसिंग करने का मतलब है आइडेंटिफाई कर लो, ऑल जीन, सभी जीन, और उसके बाद डिटरमाइन करो क्या? फंक्शन। पहले सभी सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि इसमें से किस पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या फंक्शन है। तो जब होल सेट ऑफ जीनोम सीक्वेंस कर लिया जाता है, इसको सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं, और ये ब्लाइंड अप्रोच है, ब्लाइंड अप्रोच है। ठीक है, लेकिन दूसरी अप्रोच है जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है, क्या? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ESTs कहते हैं। कहा गया है कि उन सभी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो, उन सभी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो जो एक्सप्रेसिंग हो। एक्सप्रेसिंग का मतलब है जो आरएनए बनाते हो। तो इसमें क्या करोगे? sequencing all gene that are expressive as RNA, मतलब ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस निकालें या ऐसे सारे सीक्वेंस को ढूंढ लें, ऐसे सारे सीक्वेंस को ढूंढ लें जिसमें डीएनए से आरएनए बन जाता हो। ऐसे सीक्वेंस जो डीएनए से आरएनए बनाएं, उन्हीं को कहते हैं एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस टैग्स। केवल उतने की, केवल उन्हीं जीन को करें, बाकी जो नॉन एक्सप्रेसिव हैं उनको आइडेंटिफाई ना करें। तो दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच है कि सभी होल जीनोम को आइडेंटिफाई करिए, सीक्वेंसिंग करिए, और फिर बताइए कि किस रीजन का कौन सा काम है। और दूसरी अप्रोच है कि नहीं, केवल एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक और खास बात, मान लेते हैं कि ये ह्यूमन सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर पाया जाता है डीएनए,
जिसको हम लोग जीनोम कह सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आइसोलेट करो डीएनए को, होल डीएनए आइसोलेट कर दिए। और आइसोलेट करने के बाद फ्रैगमेंटाइजेशन कर देते हैं, फ्रैगमेंट्स बना लेते हैं। और फ्रैगमेंट्स बनाने के बाद क्या करते हैं, इसकी कॉपी करा देते हैं, क्लोनिंग करा देते हैं। अब क्लोनिंग कहाँ कराओगे, तो क्लोनिंग कराएंगे किसी होस्ट में। और हमको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। होस्ट के नाम पर बैक्टीरिया लगेगा या ईस्ट लगेगा, और वेक्टर के नाम पर लगेगा BAC और YAC। ये BAC क्या है, तो ये है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये YAC क्या है, ये है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, फिर उनकी क्लोनिंग करवाएंगे। क्लोनिंग के लिए बैक्टीरिया या यीस्ट यूज करेंगे एज ए होस्ट, और वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे क्या, तो आंसर देंगे बैक एंड यैक। चलिए एनसीईआरटी फिर पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है मैथडोलॉजी, मेथड इन्वॉल्व दो मेजर अप्रोच। पहली अप्रोच ये है कि आइडेंटिफाई करो उन सभी जीन को जो क्या होते हो, एक्सप्रेस होते हो किस फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में। इनको कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, लेकिन दूसरी जो अप्रोच है वो है ब्लाइंड अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, इसमें सीक्वेंसिंग कर लेते हैं होल सेट ऑफ जीनोम, जिसमें सभी कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होंगे। बाद में असाइन करेंगे क्या, डिफरेंट रीजन को, उसके सीक्वेंस को, कि उसका क्या फंक्शन है। इस अप्रोच को कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। पहली अप्रोच ये है कि केवल उन सभी जीन को ढूंढ लो जो एक्सप्रेसिव हैं, और दूसरी अप्रोच ये है कि जो एक्सप्रेसिव हैं या नॉन एक्सप्रेसिव हैं या कोडिंग हैं या नॉन कोडिंग है, दोनों को सीक्वेंस कर लीजिए, तो उसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। अब लिखा है सीक्वेंसिंग के लिए जो टोटल डीएनए लेते हैं कहाँ से, सेल, इसको आइसोलेट करोगे और इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, फ्रेगमेंट्स में, वो भी छोटे छोटे साइज के। याद रखिए, अगर बहुत बड़ा लॉन्ग पॉलीमर है तो हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, उसकी सीक्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे। फ्रेगमेंट करने के बाद इस फ्रेगमेंट की क्या करोगे, क्लोनिंग करोगे। कहाँ करोगे, किसी होस्ट में, और साथ में क्या यूज करोगे, वेक्टर। क्लोनिंग से होगा क्या, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा और बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है, कॉमनली यूज्ड होस्ट कौन सा है, तो कहोगे बैक्टीरिया एंड ईस्ट। और कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सा है, कॉमनली यूज्ड वेक्टर है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर, नाम याद रखिएगा। इन्होंने एक मेथड डेवलप किया था और जिसका इस्तेमाल करके सीक्वेंसिंग की जाती है।
मेथड का नाम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। तो मशीन है ये मशीन है जिसका नाम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है, और इसी को यूज करके क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है उसका मेथड किसने डेवलप किया, तो क्वेश्चन पूछेगा जीनोम सीक्वेंसिंग का जो मेथड है वो किसने डेवलप किया, तो आंसर क्या देंगे, फ्रेडरिक सेंगर। कह रहा है याद रखो, सेंगर को इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने डेवलप किया था वो मेथड जिससे डिटरमाइन हो जाता था क्या, अमीनो एसिड का सीक्वेंस इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइन करने का मेथड भी किसने डेवलप किया, तो इन्होंने ही डेवलप किया। ठीक है, फिर लिखा है दीज सीक्वेंस वर अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग, कुछ ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम, ओवरलैपिंग सीक्वेंस होता है, ये टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग को आवश्यकता होती है किसकी, जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट। अब ये ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हायर क्लास की चीज़ है, फिर भी याद तो कर ही लेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या लगते हैं, तो कहेंगे ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स। अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, इसी नाते हमको चाहिए स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर भी हमको चाहिए। दीज सीक्वेंस सब्सिक्वेंटली एनोटेड, पता चलेगा, और उनको असाइन करेंगे इन ईच क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम में जो जो डीएनए है वो बताएंगे कि इसमें ये बेस सीक्वेंस है, इसमें ये बेस सीक्वेंस है, इसमें ये बेस सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस होंगे, देखो लिखा है सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 इज कंप्लीटेड कब, तो कहेंगे मई 2004। याद रखिएगा प्रोग्राम खत्म हो गया था 2003 में, लेकिन क्रोमोसोम 1 का कंप्लीट हुआ तो 2006 में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम था, इसमें समय ज्यादा लग गया। चलिए और आगे देखते हैं, एक ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। सीक्वेंसिंग करने के बाद क्या करना पड़ेगा, जेनेटिक मैपिंग करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में जीनोम की जेनेटिक मैपिंग या फिजिकल मैपिंग कैसे करेंगे, ये एनसीईआरटी में लिखा है, एग्जाम में आ सकता है। जेनेटिक मैपिंग को जनरेट किया जाएगा यूज करके क्या, इंफॉर्मेशन कौन सी, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्निशन साइट। ये क्या है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताएंगे। तो अभी केवल याद करेंगे कि जेनेटिक या फिजिकल मैपिंग कैसे जनरेट करोगे, तो कहेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्निशन साइट को यूज करेंगे। और क्या यूज करोगे, और यूज करेंगे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, जिनको कहते क्या है, माइक्रोसैटेलाइट। ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस क्या है, ये माइक्रोसैटेलाइट क्या है, ये भी आपको अभी आगे ही देखने को मिलेगा, किसमें, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो यहाँ हम रट लेंगे क्या, यहाँ हम ये रट लेंगे कि ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के बाद जेनेटिक या फिजिकल मैपिंग कैसे की जाती है या क्या यूज करके की जाती है, तो आंसर देंगे पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्निशन साइट, और क्या यूज करेंगे, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, फिर ये दिया है कि साइलिएंट फीचर कौन से जब सीक्वेंसिंग हो जाएगी उसके बाद क्या पता चला, तो पता देखो क्या चला, पता ये चला कि ह्यूमन जीनोम में लगभग कितने बेस पेयर हैं, तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर हैं। दूसरा, किसी एक जीन में कितने बेस पाए जाते हैं, 3000 बेस पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जीन, लार्जेस्ट जीन अगर पूछेगा तो कहेंगे वो डिस्ट्रॉफिन है, जिसमें कितने मिलियन बेस हैं, इतने मिलियन बेस हैं। टोटल जीन कितने निकले, लगभग 30,000 निकले, जबकि एस्टिमेट क्या कर रहे थे 80,000 टू 1,40,000। और 99%, ये बहुत बढ़िया डाटा लिखा है, 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस ये बिल्कुल सेम होते हैं, किसमें, सभी पीपल में। तो 99.9% बेस सीक्वेंस सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.1% ही अलग होता है। फंक्शन ऑफ अननोन, ज्यादातर जीन लगभग 50% जीन हैं जिनकी अभी फंक्शन पता नहीं है। लिखा है
2% से भी कम, 2% से भी कम जीन हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये काम की बात है। लिखा है हम लोगों के जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा किस चीज का बना होता है, रिपीटेड सीक्वेंस। मतलब जब सीक्वेंसिंग किया तो पता चला कि बहुत सारे सीक्वेंस ही रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीटेड सीक्वेंस ही बहुत बड़ा पोर्शन बना रहा है। रिपीटेड सीक्वेंस क्या होते हैं, तो कहोगे स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट रिपीटेड मेनी टाइम, कभी 1000 बार और कभी 1000 या 100 बार। ठीक है, याद रखिएगा रिपीटेटिव सीक्वेंस का कोई रोल नहीं है किसमें, कोडिंग फंक्शन में, लेकिन असर डालते हैं किसमें, स्ट्रक्चर में, डायनेमिक में और इवोल्यूशन में। ये अच्छी बात लिखी है। ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा, ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा कैसा होता है, तो आंसर देंगे रिपीटेटिव होता है। ठीक है, क्रोमोसोम 1 चूंकि सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, इसी नाते इसमें सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं, कितने, 2968, जबकि वाई सबसे छोटा क्रोमोसोम है इसी नाते सबसे कम जीन पाए जाते हैं, केवल 231। साइंटिस्ट ने एक और चीज आइडेंटिफाई की है, 1.4 मिलियन लोकेशन है, कितनी, 1.4 मिलियन लोकेशन है जहां जहां केवल सिंगल बेस में ही डिफरेंस है, सिंगल बेस का डिफरेंस। और सिंगल बेस डिफरेंस को कहेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में स्निप्स कहते हैं। ठीक, बाकी और कोई खास बात इसमें नहीं दी है। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंज में भी कोई बहुत बढ़िया खास बात नहीं दी है, एग्जाम में आने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी एग्जाम में आने वाली कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्योंकि एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से देखते हैं। देखो क्या है, पहला सवाल ये है कि ह्यूमन जीनोम में जो भी बेस पेयर पाए जाते हैं या उन बेस पेयर का कुछ ना कुछ सीक्वेंस पाया जाता होगा, कितने हैं, तो लगभग एनसीईआरटी में जो दिया है 3×10⁹ बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चला है कि इसमें से 99.9% बेस सीक्वेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बचा कितना, 0.1% बेस सीक्वेंस, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम किन्हीं दो व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो हमको क्या देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये, अगर हम ये देखेंगे तब तो सेम ही मिलेगा। इसी नाते अगर किसी व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसका होल जीनोम की सीक्वेंसिंग को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें 99% क्या है, किसी दूसरे जैसे सेम हो जाएगा। तो फिर अगर हमको किसी एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है या उसको डिफरेंशिएट करना है किसी दूसरे इंडिविजुअल से, तो हम सिर्फ किसने को देख लें, इतने परसेंट को देख लें, और ये निकलेगा कितना, तो ये लगभग निकलेगा 3:10⁶ बेस पेयर। इतने बेस पेयर का ही अंतर है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, ध्यान से सुनिएगा
किसी एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करने की जो टेक्निक है उसी का नाम क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और वो क्या आइडेंटिफाई करेगी, ये वो उन बेस पेयर को आइडेंटिफाई करेगी जो डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट कितने हैं, केवल 0.1%। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो कहोगे ये तरीका है टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेज ऑफ इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल का किसी दूसरे इंडिविजुअल से जो अंतर है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उससे इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, तो एक तो आइडेंटिफाई करना है, किसको, क्रिमिनल को, किसमें, फॉरेंसिक मेडिसिन में या फॉरेंसिक साइंस में। और दूसरा रिजॉल्व करना है किसी पैटर्निटी डिस्प्यूट को। मातृत्व पितृत्व विवाद अगर हुआ है तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आएगी। कैसे, किसी एक इंडिविजुअल की जो डीएनए फिंगरप्रिंट होंगे वो 50% सेम होंगे, किससे, मदर से, और 50% सेम होंगे किसके, फादर। तो जिन दो व्यक्तियों से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच करेगा वही इसके मदर फादर होंगे। आधे मदर से मैच कर जाएंगे, आधे फादर से मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो पैटर्निटी विवाद सॉल्व करने में भी क्या इस्तेमाल होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल होती है। ठीक, अब सवाल यह है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट पर्सन, किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे, तो इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंसेज इन बेस सीक्वेंस। किन्हीं दो व्यक्तियों के बेस सीक्वेंस में जो अंतर होता है उसी को आइडेंटिफाई करते हैं। और बेस सीक्वेंस में जो अंतर होते हैं, जो डिफरेंसेज होते हैं, इसको कैसे क्या देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं रिपीटेटिव तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हम आंसर देंगे क्या आइडेंटिफाई करते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए के जो सीक्वेंस या इसके जो सीक्वेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट इन डिफरेंट, अलग अलग व्यक्ति के रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस अलग अलग होते हैं। इसी नाते इन्हीं को आइडेंटिफाई कर लोगे तो डिफरेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक क्वेश्चन। दूसरा दूसरा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बेस्ड ऑन। अगर बेस्ड ऑन क्वेश्चन आएगा तो आंसर अलग दोगे, बेस्ड ऑन अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर दीजिएगा
डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किस पर बेस्ड है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये आंसर ना मिले, अगर ये आंसर ना मिले तो फिर आंसर आप ये दे दीजिएगा, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अगर ये भी ना मिले तो फिर आप मिनी सैटेलाइट दीजिएगा। ये क्या है अभी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, किस पर बेस्ड है? सैटेलाइट डीएनए पर बेस्ड है या मिनी सैटेलाइट पर बेस्ड है? अगर हो सकता है ये भी ना मिले तो VNTR दे दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है अभी आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन बेस्ड ऑन का सबसे बढ़िया आंसर ये है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या तो फिर क्या, सैटेलाइट डीएनए। ठीक, दूसरा होता क्या है कि ह्यूमन जीनोम में जो डीएनए पाया जाता है, ह्यूमन जीनोम में जो भी डीएनए पाया जाता है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं या सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेट कर देते हैं दो पार्टों में। एक होता है मेजर पीक और एक होता है माइनर पीक। कौन सी टेक्निक होती है? ये होती है सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक के द्वारा डीएनए के दो पार्ट बना लेते हैं, दो कंपोनेंट। एक होता है मेजर पीक और एक होता है माइनर पीक। जो मेजर पीक होता है इसमें बल्क ऑफ डीएनए होता है और इसमें सम डीएनए होता है। कैसे? ये मान लेते हैं कि बल्क ऑफ डीएनए है, ठीक है, और ये छोटा सा स्मॉल पार्ट है। तो आपको लग रहा है कि जो छोटा सा स्मॉल पार्ट है वो सैटेलाइट है। इसी नाते इस सम डीएनए, इस माइनर पीक वाले को ही कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट का कोई सैटेलाइट से लेना देना नहीं है। सैटेलाइट डीएनए क्या है तो कहोगे सम पार्ट ऑफ डीएनए, जो बल्क ऑफ डीएनए को छोड़ के थोड़ा सा हिस्सा है, इसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि जो सैटेलाइट डीएनए है वो तीन प्रकार का होता है। एक का नाम होता है माइक्रोसैटेलाइट, एक का नाम होता है मिनी सैटेलाइट और एक का नाम होता है माइक्रो सैटेलाइट। ये माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट का क्या है, ये वास्तव में कई आधार पर कि डीएनए का फ्रेगमेंट कितना बड़ा है, ठीक है, डीएनए में कितने बेस कौन से हैं, एटी रिच है या जीसी रिच है, ठीक है, कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं, उस आधार पर इनके नाम दिए जाते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, दो बातें और समझ लीजिए फिर एनसीईआरटी देखते हैं। जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए में जो भी डीएनए पाया जाएगा, जो भी डीएनए होता है उसमें कोई ना कोई तो बेस सीक्वेंस होगा ही। संयोग से यहाँ जो भी बेस सीक्वेंस होते हैं वो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं।
क्या होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस। जैसे जैसे देखो, जैसे GATTT, फिर GATTT, फिर GATTT। अब देखिए जो सीक्वेंस यहाँ लिखा है, फिर वही सीक्वेंस फिर लिखा है, वही सीक्वेंस फिर लिखा है, इसी को रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। एक कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस मिले और वही रिपीट होने लगे, जैसे ये सीक्वेंस मिला, फिर वही सीक्वेंस मिला, फिर वही सीक्वेंस मिला, इसी को रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। जिस डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है, उसी डीएनए को कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए की खास बात ये होती है, ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट। रिपीटेटिव डीएनए ही आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, तो कहोगे रिपीटेटिव डीएनए में जो डिफरेंस है एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के रिपीटेटिव डीएनए में जो भी डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, तो ये बहुत काम की बात आपको समझ में आ गई है। फिर से सुन लेते हैं। सैटेलाइट डीएनए में जो भी डीएनए होता है उसमें कुछ न कुछ बेस सीक्वेंस होते हैं, ये वास्तव में रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। और रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब मैंने आपको ये बता दिया है कि सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। जिस डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है उसको रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। और रिपीटेटिव डीएनए में डिफरेंसेज होते हैं, क्यों, डिफरेंट इन डिफरेंट होता है, इसी नाते इसी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। याद रखिएगा रिपीटेटिव सीक्वेंस में ज्यादातर ऐसे सीक्वेंस होते हैं, ज्यादातर ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो नॉट कोड फॉर प्रोटीन। ज्यादातर इसमें कौन से होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ही होते हैं। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो याद रखिएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन इन डीएनए। वेरिएशन का मतलब है वेरिएशन इन जीन, या इसी को कहते हैं एलीलिक वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन का मतलब एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से जो अंतर होता है जीन के लेवल पर। तो एलीलिक वेरिएशन का मतलब है कि डिफरेंस इन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो या तो कहो एलीलिक वेरिएशन, या सिंपल वेरिएशन कहो, या इसी को वेरिएशन इन डीएनए कहो। सवाल यह है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आएगी कहाँ से, या वेरिएशन कहाँ से आएंगे। तो वेरिएशन दो ही जगह से आते हैं, या तो आएंगे किससे, म्यूटेशन से, या आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, म्यूटेशन से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएंगे। आने के बाद ये वेरिएशन इनहेरिट भी होंगे, तो ये इनहेरिट भी हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि म्यूटेशन के बाद ऐसा कोई चेंज ना आ जाए कि ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बदल जाए। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में अगर कोई चेंज आ गया या सर्वाइविलिटी में कोई चेंज आ गया, तो फिर क्या है, वो इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस है किसका, दो चीजों का। एक तो ये बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
प्रिंटिंग का, और दूसरा है जेनेटिक मैपिंग का। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं। लिखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम ये समझ चुके हैं कि 99% बेस सीक्वेंस क्या होते हैं, सेम। अगर हम लोगों के पास इतने बेस पेयर हैं तो कितने में डिफरेंस होगा, तो ये देखो लिखा है कि केवल 3 × 10⁶ बेस पेयर हैं जिसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, और इन्हीं को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर हमको दो इंडिविजुअल को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये पॉइंट टिक कर लीजिए, ये नीट में पूछा जा चुका है पॉइंट। क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेज इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, और उनको कहते क्या हैं, रिपीटेटिव डीएनए। एक क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस, ये होता क्या है, ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है जो रिपीट करता है मेनी टाइप। रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट कर देते हैं कहाँ से, बल्क डीएनए से, एज ए डिफरेंट पीक। किसके द्वारा, तो कहेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। बल्क डीएनए मेजर पीक बनाएगा, जबकि जो स्मॉल पीक होंगे उनको कहोगे क्या, सैटेलाइट डीएनए। देखो लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन किस पर, बेस कंपोजिशन, 80 रिच है कि जीसी रिच है, लेंथ ऑफ सेगमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट कितने हैं। सैटेलाइट डीएनए कई प्रकार का होता है, जैसे माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। इन सीक्वेंस की खास बात ये होती है कि ये कोड नहीं करते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए, लेकिन बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का। एक और ख़ास बात है, ये जो सीक्वेंस हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ क्या मिलती है, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वेरिएशन मिलती है, और इसी नाते ये बेसिस बना लेता है किसका, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, किसी भी टिश्यू से ले लो, चाहे ब्लड से, चाहे फॉलिकल से, स्किन से, बोन से, सलाइवा से, स्पर्म से, एक ही इंडिविजुअल का, तो हमें मिलेगी सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सेल टू सेल नहीं बदलेगा। इसी नाते ये बहुत यूजफुल है किसमें, आइडेंटिफिकेशन टूल इन किसमें, फॉरेंसिक एप्लीकेशन। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट होती है पेरेंट से चिल्ड्रन में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी नाते बेसिस हो जाएगी किसके लिए, केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई पैटर्निटी डिस्प्यूट है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, ये बेसिस है दो चीज़ों का, जेनेटिक मैपिंग का और किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो इसको समझना पड़ेगा। क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा सा मतलब है वेरिएशन, कहाँ, जीन लेवल पर। कहाँ से आएगी, म्यूटेशन से आएगी। ठीक है, बस म्यूटेशन एराइज इन इंडिविजुअल, या तो सोमैटिक सेल में होंगे या तो जर्म सेल में होंगे। जर्म सेल में अगर म्यूटेशन हो गया तो हो सकता है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर असर पड़ जाए। ठीक, जर्म सेल में अगर म्यूटेशन सीरियसली नहीं हुआ है तो उसमें उसकी जो प्रोजनी में हो, अगर इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है तो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाएगा म्यूटेशन। ठीक है, और ये स्प्रेड करेगा कहाँ, अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। किसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट टिक कर लीजिए, पूछा जा सकता है नीट में। क्या, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन को हम कहेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। बस शर्त लगा दी गई है, शर्त क्या है, अगर मोर देन वन वेरिएंट, मतलब अलील जो पाया जाएगा ह्यूमन पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मोर देन 0.01। अगर किसी अलील की फ्रीक्वेंसी मोर देन 0.01 है किसी लोकस पे पाए जाने की, तो फिर वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कही जाएगी। या ऐसा कोई भी इनहेरिटेबल म्यूटेशन जिसकी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाई हो, उसको भी हम क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और खास बात देखें, देखो लिखा देयर इज वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। या तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया तो बड़े लंबे स्तर पर चेंज होगा,
इवोल्यूशन के लिए जरूरी है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ से फिर से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गई। अब रटना है आपको, ये पॉइंट टिक कर लीजिए, इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप किया, तो आंसर देंगे एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया। इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को यूज किया था। कैसे, एज ए प्रोब। याद रखिएगा प्रोब क्या है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड सिंथेटिक डीएनए होता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड हो, रेडियो लेबल्ड हो, यहाँ रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज किया गया था। प्रोब का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड आप चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का। ठीक, क्या यूज किया, सैटेलाइट डीएनए। कैसे यूज किया, एज ए प्रोब ग्रुप, जिसमें क्या था, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को इन्होंने नाम दे दिया क्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, वीएनटीआर। देखो जरा, जैसे मान लेते हैं GATT, 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 अभी कितनी बार रिपीट हुआ, तो यही सीक्वेंस अभी 3 बार रिपीट हुआ है। तो किसी में 3 बार रिपीट होगा, किसी में 4 बार, किसी में 5 बार, किसी में 10 बार। कितनी बार रिपीट होगा ये वेरिएबल होता है, इसी नाते इसको कहेंगे वेरिएबल नंबर। और टेंडम रिपीट का मतलब होता है लगातार रिपीट। देखो लगातार रिपीट हो रहा है, तो लगातार कितनी बार रिपीट हुआ उसके नंबर अलग अलग होते हैं, कभी 3 बार, कभी 5 बार, कभी 10 बार, कभी 50 बार, कभी 100 बार। इसको कहेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। याद रखिएगा कौन कौन सी टेक्निक यूज की गई हैं, तो इन्होंने सुदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक भी यूज किया था, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी यूज किया था, और क्या, रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर को यूज किया था एज ए प्रोब। कौन कौन से स्टेप हैं, तो सबसे पहला होगा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब जो भी आपको सेल मिली पहले उससे डीएनए आप आइसोलेट करिए, फिर उसको डाइजेस्ट करिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, किसके द्वारा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा। फिर सारे टुकड़ों को आप अलग करिए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करने की जो टेक्निक है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उसके बाद फिर ब्लॉटिंग करेंगे। ब्लॉटिंग में कौन सी टेक्निक, तो अगर डीएनए के फ्रेगमेंट को किसी दूसरे प्लेट पर ले जाते हैं तो इसको हम साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अगर आरएनए के होते हैं फ्रेगमेंट और उनको दूसरी प्लेट पे ले जाना है तो उसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। और अगर प्रोटीन है उसके लिए हम लोग ईस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। तो नॉर्दर्न, साउदर्न और ईस्टर्न ब्लॉटिंग अलग टेक्निक है, वो बाद में देखेंगे। अभी ये समझो कि डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल की प्लेट से दूसरी प्लेट मेम्ब्रेन पर ले जाने की टेक्निक को ब्लॉटिंग कहते हैं। देखो इसमें क्या किया, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है किसको, डीएनए फ्रेगमेंट को, कहाँ, सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जैसे कौन सी, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या कौन सी, नाइलॉन मेम्ब्रेन। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, किसके द्वारा, रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब के द्वारा। और अंत में क्या करेंगे वो देखो, अंत में क्या करेंगे, तो अंत में इन्होंने डिटेक्शन किया है किसको, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। कौन सी टेक्निक, ऑटो रेडियोग्राफी। और जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो एक फिल्म मिलेगी, उसका नाम ऑटो रेडियोग्राम होगा। ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ऑटो रेडियोग्राम मिलेगा। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट और लिखे हैं। वीएनटीआर बिलोंग्स टू क्लास ऑफ क्या, सैटेलाइट डीएनए, या इसको कहते क्या है, मिनी सैटेलाइट डीएनए। क्यों, इसमें जो सीक्वेंस हैं वो टेंडमली रिपीट होते हैं, कई बार होते हैं। कॉपी नंबर अलग अलग होता है, कहाँ, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी अलग होता है और क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी अलग होता है। नंबर ऑफ रिपीट, कितनी बार रिपीट होगा, इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन, अंतर होगा। देखो लिखा है साइज ऑफ वीएनटीआर कितना होता है, तो 0.1 से लेकर के 20 किलो बेस तक हो सकता है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद वीएनटीआर प्रोब क्या मिलेगा, ऑटो रेडियोग्राम मिलेगा, उसमें बैंड मिलेंगे। ठीक है, जो इंडिविजुअल को देखें, अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग होंगे। ठीक है, किसको छोड़ के,
जो बैंड ऑफ डीएनए मिलेंगे बस वो मोनोजाइगोटिक ट्विन होगा तो उसमें क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, वाला अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग मिलेंगे। एक स्पेशल और है, टेक्निक यूज की जाएगी कौन सी, पीसीआर। क्यों, डीएनए फ्रेगमेंट की अगर कॉपी बनवाना चाहते हो तो कॉपी बनाने के लिए क्या यूज करोगे, पीसीआर। तो पीसीआर यूज भी कर सकते हैं, पीसीआर नहीं भी यूज कर सकते हैं। कंसीक्वेंटली डीएनए कहाँ से ले लो, किसी एक सिंगल सेल से ही ले लो, यही इनफ होगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में तो एप्लीकेशन है ही, अब वाइडर एप्लीकेशन भी आ गए हैं। इस डायग्राम को देख लो, इस डायग्राम की खास बात ये है कि देखो ये है सस्पेक्टेड डीएनए जो क्राइम की साइट से मिला है, और उसकी फिंगरप्रिंट ये हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट ये हैं। दो लोग सस्पेक्टेड हैं, एक ये सस्पेक्टेड है और एक ये सस्पेक्टेड है। दोनों का सैंपल लिया गया, दोनों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई। इस वाले का फिंगरप्रिंट ये बना है और इस वाले का फिंगरप्रिंट ये बना है। तो देख के लग रहा है कि बी वाले का जो फिंगरप्रिंट है वो इस डीएनए से मैच कर रहा है। इसका मतलब क्राइम किसने किया है, बी ने किया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सारे क्वेश्चन आप जरूर सही करोगे। एलेक्स जेफरी याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म याद रखिएगा, वीएनटीआर याद रखिएगा, सैटेलाइट डीएनए याद रखिएगा, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। तो ये चैप्टर आज बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मंडे को टेस्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेंगे और बिल्कुल न्यू पैटर्न के सवाल रहते हैं, बिल्कुल फ्रेम क्वेश्चन होंगे जिसमें असर्शन रीजन भी होगा, स्टेटमेंट वाले भी होंगे। ठीक है, तो मंडे को टेस्ट दीजिए, उससे पहले कोई डाउट है तो क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। बाय बाय बच्चों।